गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी का स्वागत है सेवार्थ सिविल सर्विसेज में। मेरा नाम है आयुष कटियार और देखिए 2023 फरवरी से लेकर 2024 फरवरी है, यहाँ तक हम लोग करंट अफेयर्स कवर कर रहे हैं। उसमें फर्स्ट लेक्चर ऑलरेडी हो चुका है जिसमें हम लोगों ने रायसीना डायलॉग कवर किए, थॉरली कंप्लीट किया। और रायसीना के बाद में हम लोगों ने ये उपग्रह इनसेट 3DS की बात हुई, जहाँ पे मैंने नॉटी बॉय की बात की थी। नॉटी बॉय क्या था उसकी मैंने बात की थी, इन सारी चीज़ों पे बात की थी। खैर इतना हो गया था और यहाँ से अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। वो बहुत छोटा सा लेक्चर था, काफ़ी दिनों बाद में आया था। चलिए अभी से मैं स्टार्ट करता हूँ। अंतरिक्ष क्षेत्र में FDI 100%। इसका क्या है मतलब? एफडीआई का मतलब मैंने कई बार बताया है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। अब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की जहाँ पे बात आती है तो कई सारे सेक्टर्स हम लोगों को याद आते हैं कि कौन कौन से सेक्टर में FDI कितनी आ रही है। मतलब फॉरेन से जो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ सकता है बिना सरकार की हस्तक्षेप के, उसको बोलते हैं FDI, राइट। अब जो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट देखिए दो तरीके से होते हैं, ठीक। एक तो है जो मतलब बिना सरकार की अनुमति के सीधे एक सीमा बना दी गई और उससे वहां तक ऑटोमेटिक रूट है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है ऑटोमेटिक रूट। यहाँ से जो पैसा आता है इंटरनेशनल वे से और इन्वेस्टमेंट के लिए, वो हो गया ऑटोमेटिक रूट हो गया। एक होती है सरकार की, जहां पे आपको अनुमति लेनी पड़ती है। तो यहाँ पे बात हो रही है अंतरिक्ष क्षेत्र में FDI 100%, राइट। अब देखिए 100% FDI की बात हो रही है, लेकिन क्या पूरे अंतरिक्ष क्षेत्र में कर दी गई है? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक मैं थोड़ा सा डेटा आपको देता हूं। द हिंदू की एक रिपोर्ट छपी थी फरवरी में ही, उसमें एक चीज आई थी कि जो इंडियन स्पेस जो इनकम है वो 8.4 बिलियन डॉलर है। 8.4 बिलियन डॉलर। अब ये कितनी राशि है? आपको लग रहा होगा बहुत बड़ी राशि है, लेकिन आप ये समझिए जो देश इकोनॉमी में टॉप 5 के अंदर है, टॉप 3 में आने वाला है, वो देश पूरे वर्ल्ड की जो इंडियन स्पेस जो इंडियन स्पेस की इनकम है, पूरे वर्ल्ड की स्पेस की इनकम का मात्र 2 से 3% के आसपास है। अब देखिए हुआ ये है, पिछले दिनों डेवलपमेंट नहीं ये थी कि जो यूएसए है, यूएसए के बाद में यूरोपियन यूनियन हो गई, इसके बाद में चाइना। तो इन लोगों ने क्या किया है, इन कंट्रीज ने क्या किया है, अपने आप में जो स्पेस वाला सेक्टर था इसमें FDI बहुत बढ़ा दी है। अब FDI बढ़ाने से क्या होता है, जो टेक्नोलॉजी होती है उसमें भी फॉरेन की जो कंपनियां हैं वो भी इन्वेस्ट करती हैं, उनकी टेक्नोलॉजी भी हमें मिलती है और सेक्टर भी ग्रो होता है, ठीक। लेकिन एक सीमा तक ही FDI दी जाती है, जहां तक हमारे जो हमारा सिस्टम बना हुआ है उसमें हमको हानि ना हो, उसमें कोई नुकसान ना हो, राइट। तो चलिए इतनी चीजें हम लोगों को समझ में आई। अब ये एक चीज और भी है, जो आज के दिन जो हम लोगों का जो इंडियन स्पेस का जो वैल्यूएशन है वो लगभग है 8.4 बिलियन डॉलर के आसपास, और जबकि 2033 में इस सरकार का ऐसा अनुमान है कि हमको इसको ले जाना है 44 बिलियन डॉलर के आसपास। तो ये सबसे बड़ी बात है, 10 साल में इतना बड़ा लेके जाना है। तो कैसे लेके जाना है, उसके लिए एक सेक्टर खोला गया, उसको कहते हैं FDI सेक्टर में 100% अनुमति। लेकिन ये FDI जो अनुमति 100% है, ये स्पेस में सारे सेक्टर्स में नहीं दी गई है। जैसे अलग अलग सेक्टर्स बहुत सारे हैं। जैसे क्या होता है, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है 3 अलग अलग श्रेणियों में बांटकर हर क्षेत्र के लिए विदेशी निवेश की सीमा परिभाषित की गई है, राइट। यहाँ पे थोड़ा शॉर्ट में लिखा हुआ है, बाकी जो चीजें थी वो मैंने सारी बता दी डेटा के साथ में, जिसमें आपको ये पता चल सके कि दरअसल वैल्यूएशन है क्या, ये हम लोग क्यों कर रहे हैं, राइट। तो चलिए इसमें बहुत सारी बातें हैं। इसमें जैसे क्या है, क्या उस उपग्रह की स्थापना है, संचालन से संबंधित क्षेत्र में सिर्फ सरकारी रूट के जरिए अधिकतम सीमा कितनी है, 100% FDI की अधिकतम सीमा है, वो भी सिर्फ सरकारी रूट के जरिए, ये याद रखना। ऐसे ही मैं अभी बता रहा हूं, अभी जब दूसरे पॉइंट पे आएंगे तब आपको समझ में आएगा। अब सरकार ने अब क्या किया है, जो उपग्रह निर्माण है और संचालन है, यानी जो आपका सैटेलाइट का मैन्युफैक्चरिंग है और उसका संचालन है, उपग्रह डेटा उत्पाद और ग्राउंड और यूजर सेगमेंट में ऑटोमेटेड रूप से FDI की सीमा 74% कर दी। अब इसका क्या मतलब है, ऑटोमेटिक रूट क्या है, यहाँ पे आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर मान लीजिए कोई फॉरेन स्पेस टेक्नोलॉजी की, मान लीजिए कोई अगर है कंपनी है, वो अगर इन्वेस्ट करना चाहती है तो वो 74% की सीमा तक बिना सरकार की अनुमति लिए इन्वेस्टमेंट कर सकती है, राइट। अब नंबर 2 पे आते हैं। देखिए यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको देखिए गवर्नमेंट ने काफी रोक रखा है। क्यों रोक रखा है, अभी आपको समझ में आएगा। उपग्रह लॉन्च व्हीकल और उससे जुड़ी प्रणालियों और उप प्रणालियों में जो सिस्टम है, उसमें स्टेशन बनाने संबंधी जो FDI है, उसमें मैक्सिमम जो इन्वेस्टमेंट है वो 49% की है। अब इसका क्या मतलब निकल के आता है
कि ये बहुत देखिए क्रिटिकल सेक्टर है, जहां पे बात हो रही है लॉन्च व्हीकल बनाने की, ठीक, उससे जुड़ी जो टेक्नोलॉजीज हैं उन पे बात हो रही है। और क्या है, स्पेस स्टेशन बनाने के लिए, ठीक, उतारने के लिए, लॉन्च के लिए स्टेशन बनाने के लिए, और स्पेस स्टेशन मतलब इस सारी चीजों पे जहां जो बहुत क्रिटिकल सेक्टर होता है वहां पे एफडीआई की मैक्सिमम जो सीमा है वो मात्र 49% रखी गई है। इससे ऊपर जाने के लिए आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से स्पेशल परमिशन की जरूरत होगी, राइट। और क्या है कि नई नीतियों के तहत उपग्रह के पार्ट्स जो हैं, प्रणाली है, उप प्रणाली बनाने के लिए एफडीआई की सीमा बिना सरकार की अनुमति के 100%, मतलब आप अगर कोई सैटेलाइट बना रहे हैं तो उसमें आपको 100% दिया जा सकता है। क्या दिया जा सकता है? एफडीआई। तो आपने अलग अलग सेक्टर देखे। अब जैसे कहीं पे अगर ये लिखा हुआ आता है, मान लीजिए केवल आप इतना पढ़ के गए हैं अंतरिक्ष सेक्टर में एफडीआई 100%, तो आप पूरे में अंतरिक्ष का जो पूरा सेक्टर है, स्पेस का पूरा सेक्टर है, उसमें सारे सेक्टर्स में उसके अंदर 3 सेक्टर देखिए यहाँ पे डिसाइड किए गए हैं। इन 3 सेक्टर में अलग अलग सिस्टम है, कहीं पे 74% है, कहीं पे 49% है, ऑटोमेटिक रूट है, राइट। तो पूरे सेक्टर में 100% नहीं है, ये ऐसा हेडिंग यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक। चलिए अगले पॉइंट पे हम लोग आते हैं, जल्दी जल्दी आज पढ़ेंगे। भारत कालाजार रोग से मुक्त हुआ। कालाजार देखिए बहुत ही एक देसी वर्ड है, देसी वर्ड, जिसको अगर आप देखेंगे साइंटिफिक अगर नेम में आप देखेंगे तो इसको कई बार बोलते हैं ब्लैक फीवर, राइट, ब्लैक फीवर, या देसी भाषा में कई बार इसको दमदम बुखार भी बोलते हैं। और है क्या दरअसल, विसेरल लिस्मेनियासिस है, एक विसेरल लिस्मेनियासिस, ये होता क्या, ये एक तरीके का बुखार है। और लिस्मेनियासिस जो होता है प्रोटोजोआ, इससे ये फैलता है। अब देखिए जो रोग जो होते हैं ना, हम लोग साइंस एंड टेक में स्पेशली जो साइंस का बायोलॉजी वाला पार्ट है उसमें यूपीपीसीएस में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि कौन सा रोग का कौन सा कारण है, राइट। तो ऐसे ही कुछ तो वायरल वाली बीमारियां होती हैं जो वायरस से होती हैं, कुछ ऐसी बैक्टीरियल होती हैं, कुछ फंजाई से होती हैं, राइट। ऐसे ही एक ये प्रोटोजोआ से होता है और परजीवी है, ये परजीवी प्रोटोजोआ है, ठीक। अब है क्या, ये ऐसा रोग है, इसकी जो वाहक होता है ना, जो इसको इस प्रोटोजोआ को ले जाने वाला जो वाहक होता है वो एक रेत की मक्खी होती है, ठीक। वो जाती है और वो बैठती है, काटती है, उससे ये रोग फैलता है। ये रोग है क्या, दरअसल इसमें होता है बुखार जैसे आ जाता है, जैसे वजन लोगों का घटने लगता है, एनीमिक हो जाते हैं, मतलब जो हीमोग्लोबिन है वो भी कम हो जाता है, विटामिन B12 की बहुत सारी कमियां होती हैं, ऐसी चीजें होती हैं। और यकृत जो होता है ना, यकृत, राइट, उसमें उसका जो बढ़ना होता है ना वो भी इसमें शामिल होता है। तो इसका अगर समय से अगर उपचार नहीं किया जाता तो कई बार लोगों की जान भी चली जाती है, ठीक है। वाहक मैंने बता दिया, इसके रेत की जो मक्खी होती है ये इसकी वाहक होती है। अब देखिए है क्या, जैसे यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है भारत कालाजार रोग से मुक्त हुआ, तो मुक्त होने का मतलब क्या है, बिल्कुल रोगी जीरो मिले हैं ऐसा नहीं है। देखिए एक WHO का एक सीमा है, वो WHO का कहना है अगर 10 के मतलब 10,000 लोगों में एक व्यक्ति या उससे कम लोग पीड़ित हैं तो उस बीमारी को लगभग नहीं माना जाएगा कि वो बीमारी फैली नहीं है, ठीक है। तो लेकिन हुआ क्या है, इंडिया ने देखिए कालाजार जो था जिसको ब्लैक फीवर बोलते हैं, उसके उन्मूलन के लिए जो अपना टारगेट डिसाइड किया था वो टारगेट था 2033 का, राइट, सॉरी 2023 का। अब जो 31 दिसंबर 2023 तक जो टोटल जो संख्या थी भारत में कालाजार वाली वो 140 करोड़ लोगों में 583 जो रेशियो है 10,000 पे 1 वाला, उससे कम मामले आए थे, ठीक। अब इसमें बहुत सारी बातें हैं, जैसे 2023 में बांग्लादेश एकमात्र ऐसा, यहाँ पे ऐसा लिखा नहीं है शायद, लेकिन है एकमात्र ऐसा देश था जो सबसे पहले मुक्त हुआ था, किससे, कालाजार से। बांग्लादेश के बाद 2023 में दूसरा मुक्त होने वाला ऐसा देश बन गया, वो इंडिया बना, ठीक। और दरअसल ये कालाजार है क्या, तो मैं आपको छोटी छोटी सी जैसे बातें बता देता हूँ। तो जो ब्लैक फीवर है जिसको वेरेसल लेशमैनियासिस जिसको बोलते हैं, इस फीवर में होता यह है कि ये फीवर बेसिकली ऐसी जगह पे फैलता है जैसे बहुत घने वाले एरिया हैं, जैसे एशिया हो गया, लाइक अफ्रीका हो गया, थोड़ी सी गरीबी है, थोड़ा सा टेम्परेचर हाई है, राइट, ऐसी जगह पे, जैसे लैटिन अमेरिका हो गया, जो यूरोपियन कंट्रीज हैं वहां पे ऐसा आपको रोग देखने को नहीं मिलता है। नॉर्दर्न अमेरिका में आपको ऐसा नहीं दिखना, बाल्टी कंट्रीज में ऐसा नहीं देखने को मिलेगा, राइट। तो हम लोगों के यहाँ पे ऐसी समस्याएं थी तो उसको टैकल किया गया और ये बहुत अच्छी खबर है, इस चीज को आप याद रखना। सबसे बड़ी चीज है ये, अगर साइंस या टेक में क्वेश्चन आता है, मान लीजिए प्रीलिम्स में, आपके यूपीपीसीएस प्रीलिम्स में हो सकता है कि मत ये पूछा जाए कि कालाजार जो है ये ब्लैक फीवर है, इससे इंडिया रिमूव हुआ,
मान लीजिए हो सकता है साइंस एंड टेक में अगर यही क्वेश्चन जाता है साइंस वाले पोर्शन में, तो हो सकता है आपसे ये पूछा जाए कालाजार जो रोग है, जो ब्लैक फीवर रोग है, वो उसका कारण क्या है, वो प्रोटोजोआ से होता है और परजीवी प्रोटोजोआ से होता है। कैसे होता है, जो चीजें मैंने आपको बताई वो याद रखना, ठीक। इसका वाहक कौन है, तो रेत की मक्खी होती है। और होता क्या है, परजीवी प्रोटोजोआ हो, जो मेलियासिस है, लीशमैनियासिस, ठीक, वो जो प्रोटोजोआ है वो उसका जनक होता है, राइट। तो इतनी चीजें आप याद रखेंगे, बाकी बहुत छोटे छोटे से आंकड़े इसमें लिखे रहे हैं, बहुत कुछ खास चीजें नहीं। देखिए ये मैंने लक्ष्य था, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये पॉइंट भी आपसे पूछा जा सकता है, राइट। इतनी इतनी चीजें याद रखना बस, और सारी और कोई चीजें नहीं है, ठीक है। इतनी चीजें आप याद रखना। चलिए अब अपने पॉइंट पे आते हैं। अगला पॉइंट हमारा देखिए, जो बॉक्स में लिखा होता है ना, इस पे आप इंपॉर्टेंट लिख लिया करो, राइट। मैंने बहुत सारी चीजें आपको बताई हैं, ठीक, इस पे आपने इंपॉर्टेंट लिख लिया। अब है इंडिया ताइवान के बीच मध्य प्रवासन एवं गतिशीलता समझौता। अब देखिए इंडिया जहां पे ताइवान आ जाता है वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग पोर्शन हो जाता है। क्यों? इसलिए हो जाता, आपने देखिए हमेशा एक वर्ड ऑर्डर में आपने बहुत सारी चीजें देखी होंगी कि जो चाइना है और ताइवान है, बार बार आप ऐसा देखते होंगे कि चाइना एग्रेशन दिखा रहा है ताइवान के ऊपर। चाइना जो है उसका ऐसा मानना है कि ताइवान है उसी का पार्ट है, राइट। ताइवान के लोग अपने आप को उससे अलग देखते हैं। हालांकि बहुत अजीब सी बात है, पिछले दिनों आपने देखा होगा यूएसए बार बार कहता रहा चाइना जो है अगर हमला ताइवान पे अगर कर देता है एक्वायर करने के लिए उसको, तो इसकी बहुत बड़ी भूल होगी, हम लोग इसका पलट जवाब देंगे। बहुत सारी ऐसी बंदर घुड़की बहुत सारी चलती रहती हैं। लेकिन अब यहाँ पे एक फैक्ट की बात मैं आपको बताता हूँ। जो चाइना है वो है पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, ठीक, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। जो ताइवान है उसका ऑफिशियल नेम है रिपब्लिक ऑफ चाइना, ठीक। अब देखिए जो आपका ताइवान है इसकी राजधानी है ताइपे। अब होता यह है कि एक देश हमेशा दूसरे देश से एक राजनयिक संबंध बनाता है, एम्बेसीज बनाता है। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि लगभग 193 कंट्रीज के आसपास, 193 से 195 कंट्रीज के आसपास 179 से 180 कंट्रीज हैं। एक संख्या मुझे एग्जैक्ट अभी नहीं पता है, लेकिन 179 से 80 कंट्रीज हैं जो अभी भी वन चाइना पॉलिसी को फॉलो करते हैं। अब ये वन चाइना पॉलिसी क्या है? वन चाइना पॉलिसी का मतलब है चाइना यानी पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना एक है, उसमें दूसरा पार्ट जो ये ताइवान है, ये ऐसा कोई दूसरा पार्ट नहीं है, राइट। तो इस चीज को आप याद रखेंगे। और अच्छी बात यह है, अच्छी बात कहूं क्या यार, क्या इंडिया भी इस बात को मानता है कि वन चाइना पॉलिसी को इंडिया फॉलो करता है। इंडिया भी मानता है, ऑफिशियली स्टैंड इंडिया का यही है कि जो चाइना है वो एक चाइना है। इंडिया मानता है कि वन चाइना पॉलिसी है, ठीक, ओके। लेकिन तो इसके साथ में जब वन चाइना पॉलिसी को इंडिया सपोर्ट कर रहा है एक तरफ, तो दूसरी तरफ होता क्या है कि अब आप इनके साथ एम्बेसी तो बना नहीं सकते हैं, सब मतलब ताइवान के साथ इंडिया एम्बेसी तो बना नहीं सकता। तो वहां पे आपको दो चीजें हम हमेशा आपको देखने को मिलेगी, इसको मैंने पढ़ाया भी है आपको पिछले वीडियोस में। एक होता ITA जो यहाँ पे लिखा हुआ है, भारत ताइपे एसोसिएशन, और दूसरी होती TECC का मतलब है ताइपे इकोनॉमिक एंड कल्चरल सेंटर इन इंडिया। हाँ, ताइपे इकोनॉमिक एंड कल्चरल सेंटर इन इंडिया, राइट, TECC। तो ये दो तरीके के सेंटर इंडिया बनाता है जिसमें आपका ट्रेड होता है, इन सब चीजों पे बात की जाती है। ऑफिशियली ये जैसे एक तरीका है एक ऑफिस बनाने का, काम ये एक एम्बेसी के तरीके से ही करते हैं, बस उनको नाम ये दिया जाता है क्योंकि इंडिया का ऑलरेडी एक स्टैंड है वन चाइना पॉलिसी, ठीक। तो इसलिए एम्बेसी तो बना नहीं सकते हैं, तो एम्बेसी के नाम पे दूसरे नाम से एक दूसरा काम चलता रहता है। और है क्या, सबसे बड़ी बात है कि अगर मान लीजिए कभी मान लीजिए चाइना और ताइवान का अगर कोई युद्ध हो जाता है, तो पूरी दुनिया में सबसे बड़ी अगर शॉर्टेज कोई आएगी तो सेमीकंडक्टर की आएगी। अब ये सेमीकंडक्टर जो है इन पे मोनोपोली है चाइना एंड ताइवान की। तो अगर कभी भी युद्ध होता है चाइना और ताइवान का, छोटी सी वॉरफेयर होगी, इसमें दुनिया का बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। पूरी इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट जो है ध्वस्त हो जाएगी और बहुत भयंकर प्राइस हाइक होंगे। पिछले दिनों टाटा मोटर्स ने 2023 में अपनी एक विज्ञप्ति में ऐसा बोला था कि उनके पास सेमीकंडक्टर बहुत कम है, जबकि टाटा इतनी बड़ी ब्रांड है, राइट। इसलिए प्राइस हाइक जो आपको 2023 में 4 व्हीलर्स पे और इलेक्ट्रॉनिक्स पे जो देखने को मिलेंगे, उसका सबसे बड़ा कारण यही था। जो
सेमीकंडक्टर चिप की जो शॉर्टेज थी, राइट। तो ये चीजें आप याद रखना, इन छोटी छोटी चीजें हैं, इनको भी बताता चलता हूँ। अच्छा, एक चीज आप मुझे और भी बताएं, इसकी जहां पे बात हो रही है ताइपे आर्थिक और सांस्कृतिक केंद्र की, आप मुझे बताएं पिछले दिनों एक केंद्र इंडिया में और खोला गया था, नई दिल्ली तो था ही, और कितने केंद्र हैं इंडिया में, ये आप सर्च करके बताएंगे। और ये क्वेश्चन पिछले दिनों आने की संभावना थी, हालांकि आया नहीं था, ठीक, लेकिन संभावना थी, इसलिए इसको भी देख लेना एक बार, ठीक। अब मैं आ जाता हूं उत्तराखंड यूसीसी बिल। अब यूसीसी बिल जब भी आता है बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक बन जाता है हमेशा से। आप पब्लिक डिबेट्स में देखते हैं यूसीसी पे बहुत चर्चा होती है, हर चौराहे गली नुक्कड़ पे, चाय की दुकान पे, जैसे कि जीडीपी सॉल्व कर रही होती है, की जाती है, बिल्कुल वैसे यूसीसी पे भी बहुत सारी बातें होती रहती हैं, ठीक। अब प्राइम टाइम आप खोल के देखिए 9 बजे या 8:30 बजे, यूसीसी के पक्ष विपक्ष में बहुत सारी बातें होती हैं। तो देखिए, एक मुद्दा तो है ही अच्छा, नो डाउट, और इस पे व्यक्तिगत चिंतन जो है हर इंसान का वो भी होना चाहिए, समझे। कुछ लोग पक्ष में होते हैं, कुछ लोग विपक्ष में होते हैं। पक्ष विपक्ष के दोनों अपने अपने फैक्टर्स हैं, ऐसा नहीं है कि विपक्ष बिल्कुल खराब है, ऐसा भी नहीं है कि पक्ष बिल्कुल खराब है, दोनों के अपने पॉजिटिव हैं, दोनों के अपने निगेटिव हैं। लेकिन हम एक मोटी मोटी सी बात करते हैं, यूसीसी की शुरुआत कहाँ से होती है, ये सब कहानी जो है इसको थोड़ी देर के लिए आप भूल जाइए, यहां से लेके यहां तक मैं आपको सीधे समझा देता हूँ। जब भारत का कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था उस समय आर्टिकल 44 जो आता है डीपीएसपी, यानी डीपीएसपी जिसको बोलते हैं राज्य की नीति के निर्देशक तत्व, यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल, डीपीएसपी जो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राइट। तो इसमें आर्टिकल 44 आता है, उसमें ये लिखा है कि जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है वो दायित्व होगा, एक सरकार का दायित्व होगा कि उसको बनाए और लोगों के लिए, मतलब लोगों के लिए, आम लोगों के लिए जितनी भी चीजें हैं सबको एक समान रूप से मुहैया कराए। अब ये जो एक समान रूप की मुहैया कराने की मैं बात कर रहा हूं, ये कौन सी चीजों की बात कर रहा हूं, तो मैं छोटी छोटी सी भाषा में आपको समझाता हूं। देखिए, होता देखिए ये है कि यहाँ पे मैं आ जाता हूं, यहाँ पे कुछ मैं लिख के बताता हूं। दो तरीके के मामले होते हैं, राइट। एक तरीके का मामले होता है क्रिमिनल, जैसे हत्या, लूट, डकैती, मारपीट, ये सब क्रिमिनल हो गए। दूसरे होते हैं सिविल। अब सिविल मामलों में होता क्या है कि सिविल मामलों में आ जाता है जैसे विवाह हो गया, विवाह, ठीक। उत्तराधिकार, जैसे कि मान लीजिए पिताजी अगर मर गए हैं, सॉरी, या माताजी अगर फौत हो गई हैं, या मान लीजिए डिमाइस, समझे, तो उस स्थिति में वो प्रॉपर्टी किसके पास जाएगी, ये सब प्रॉपर्टी संबंधी जितने विवाद हो गए, ठीक। ये सारा सिविल राइट है। अब सिविल राइट में होता क्या है कि अभी तक क्या हुआ, जब आर्टिकल 44 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में जब डाला गया, कॉन्स्टिट्यूशन को जिन लोगों ने बनाया उसमें जब उसको लिखा, लेकिन उसको लागू नहीं किया। अब ये सोचने वाली बात है, जिस संविधान सभा में इतने विद्वान लोग बैठते थे, समझे, उसने उन लोगों ने ऐसा क्यों नहीं किया कि यूनिफॉर्म सिविल कोड ही लागू कर देते, समझे। क्या समय की कमी तो थी नहीं, ठीक ठाक टाइम था, सब लोग इतने विद्वान थे, समझे, तो वो क्या ये नहीं कर सकते थे। तो उन्होंने क्या किया, इस पे जब बहुत सारी बहस हुई तो इसको बाद की सरकारों के लिए छोड़ दिया, ठीक, कि सरकारें जैसे सोचेंगी अपना वैसे काम करेंगी। अब इसमें विवाद की स्थिति भी कई बार बनी रही। अब विवाद की स्थिति इसलिए कुछ लोग समर्थन में थे तो कुछ लोग इसके विरोध में थे। अब सीन ये क्रिएट हुआ कि जब भारत को आजादी मिली तो आपने एक सबसे पहले देखा इसी रिफॉर्म में, इसी आजादी के बाद के जो रिफॉर्म थे उसमें ही आप एक हिंदू कोड बिल की बात सुनते हैं। देखिए, जो सिविल राइट्स होते हैं ये पर्सनल लॉ बोर्ड डिसाइड करता है, जैसे कि हर वर्ग का एक पर्सनल लॉ बोर्ड है, जैसे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जैसे हिंदुओं में भी पर्सनल लॉज थे, समझे। लेकिन जब हिंदू कोड बिल आया, और हिंदू कोड बिल आने की कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है, जब बी.आर. अम्बेडकर और पंडित जवाहरलाल नेहरू दोनों लोग यही चाहते थे कि हिंदू कोड बिल लाया जाए, लेकिन जब हिंदू जो एक्सट्रीमिस्ट टाइप के लोग थे उन लोगों ने इसका इतना विरोध किया कि ये जो है, जिसमें एक से ज्यादा शादियां भी थीं, समझे, और स्त्री को बहुत कम अधिकार थे, इन सारी चीजों को जब डिमोलिश करने की बात आई तो जब बहुत विरोध होने लगा तो तत्कालीन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया पंडित जवाहरलाल नेहरू वो तो इस बात से थोड़ा सा पीछे हट गए। हालांकि बहुत प्रोग्रेसिव विचार के थे, लेकिन एक राजनेता थे तो उनकी अपनी सीमाएं थी, वो पीछे हट जाते हैं। और लेकिन बट डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर इस बात पे अड़े रहते हैं
कि हिंदू कोड बिल आएगा। और आज के दिन आप देखते हैं हिंदुओं में जितने भी हिंदू समुदाय, हिंदू भी धर्म के बाद में जितने भी आप रिफॉर्म देखते हैं, बड़े बड़े रिफॉर्म, महिलाओं को सशक्त बनाने की जितनी बातें हैं वो हिंदू कोड बिल से निकल के आती हैं। तो ऐसा नहीं है, कई बार होता क्या है ना कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को लोग बोल देते हैं कि ये दलितों के मसीहा हैं, लेकिन आप अच्छे तरीके से अगर देखेंगे तो आपको पता चलेगा भारत की 80% की आबादी जो है उसको रिफॉर्म करने का काम हिंदू कोड बिल से डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने किया था, राइट। ठीक, इसके बाद वो इस्तीफा भी दे देते हैं। ठीक, इसी बात पे वो अड़ जाते हैं, बोल देते हैं या फिर इस्तीफा दे दूंगा। ठीक, तो सबसे बड़ी बात थी उस समय रिफॉर्म हो गए और उस चीज को एक्सेप्ट कर लिया गया, लेकिन अदर जो समुदाय थे जैसे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, उसमें ये चीजें लागू नहीं हुई। अब जब लागू नहीं हुई तो बार बार ये बात उठती रहे थे, क्या एक सिविल संहिता, क्या एक जो आपकी सिविल जो सिविल जो पार्ट है, क्या वो एक समान नहीं हो सकता। तो वहां पे बात आती है यूसीसी की, यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूनिफॉर्म मतलब एक समान सिविल कोड। अब इसके 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 सबके पीछे बहुत सारे केसेस भी बहुत हुए, जैसे शाहबानो केस 1985 में बहुत मशहूर है, फिर सरला मुदगल केस था 1995 में। शाहबानो केस तो इतना प्रसिद्ध था राजीव गांधी के टाइम पे कि सरकार तक पे बात आ गई थी। इन सब में ये बात कही गई थी कि यूसीसी होना चाहिए, लेकिन जब जब भी ये बातें सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के पास सामने गई, जैसे 2022 से लेकर 2023 2021 में बहुत सारी पिटीशन दायर हुई सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस पर यह बताया कि ये सब सरकार के, ये सब संसद के पार्ट हैं, संसद अगर चाहे तो इस पे कानून बनाए। अभी फिलहाल सुप्रीम कोर्ट इस पे कानून नहीं कोई बना सकता है, सुप्रीम कोर्ट की अपनी सीमाएं हैं। ठीक, तो ये तो केस की बात हो गई। फिर लॉ कमीशन की बहुत सारी बातें हो गई, जैसे 2016 में लॉ कमीशन ने कहा कि यूसीसी पे चर्चा होनी चाहिए, लेकिन जो 21वां वित्त आयोग था 2018 वाला, उसमें ये बात कही कि अभी बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है, समझे। तो ये सारी चीजें बहुत बहुत बार बार ये सब चीजें होती रही। एकमात्र ऐसा स्टेट जो इंडिया में है, जो भारत में है, वो है गोवा, जहां 1867 से 1867 से पुर्तगाली सिविल संहिता अभी भी चल रही है। वहां पे यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड, सबसे पहले से आजादी से पहले से लागू है। ठीक है, अब ये जो यूसीसी आया है उत्तराखंड में, इसमें है क्या क्या, मोटी मोटी मैं बात करता हूं। जैसे कि विवाह की आयु है वो सभी धर्मों में एक सी होगी, बालिका के लिए 18 और पुरुष के लिए 21। बहुविवाह जो है उसको खत्म कर दिया जाएगा। हालांकि उसमें कुछ प्रोविजंस हैं, उसमें जो शेड्यूल्ड ट्राइब हैं, जो आदिवासी हैं, उनको थोड़ा सा रिलैक्स उनको किया गया है। ठीक है, तो और दूसरी चीज क्या है, जैसे निकाह हलाला वाली बात है, 3 तलाक की बात है, और उत्तराधिकार की जितनी बातें हैं, लिव इन रिलेशनशिप, सबसे बड़ा चर्चा का विषय इस पे यही रहा, लिव इन रिलेशनशिप। इस जब आर्टिकल को आप कहीं भी पढ़ेंगे, किसी भी अच्छी वेबसाइट पे, इंडियन एक्सप्रेस में आप पढ़ेंगे, द हिंदू में पढ़ेंगे, अगर कहीं सोर्सेस से जब भी आप पढ़ेंगे, तो वहां पे लिव इन रिलेशनशिप को बहुत हाईलाइट किया गया है। ठीक, तो निजता के कानून पे जैसे उल्लंघन, लिव इन रिलेशनशिप जो है, लोगों ने कहा ये निजता का उनका जो अधिकार है उस पर कुठाराघात है। तो ये सब सारी बातें पे चलती रही हैं। तो अब एक बार आते हैं, मोटी मोटी सी चीज थोड़ी थोड़ी सी हम लोग पढ़ लेते हैं। ठीक, जैसे कि क्या हुआ, विधानसभा में ये बिल पारित कर दिया गया, और पारित करने के बाद आजाद भारत का पहला राज्य बना जिसने यूसीसी बिल को पास किया। एक चीज, नंबर 1 पॉइंट। दूसरे पॉइंट पे है, राज्यपाल की अनुमति के लिए भेजा जाएगा, राज्यपाल की अनुमति के बाद राष्ट्रपति के पास अंतिम मंजूरी के लिए जाएगा। दूसरी चीज, अब ये यूसीसी बिल आया कैसे, तो यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए उत्तराखंड सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के एक रिटायर्ड जज हैं रंजना प्रकाश देसाई, ये नाम बहुत अच्छे से याद रखना, यहाँ पे देखिए बोल्ड करके इसको लिखा भी गया हुआ, रंजना प्रकाश देसाई। ठीक, इनके सामने एक 5 सदस्यीय एक कमेटी बनाई थी जिसने 740 पेजेस की अपनी रिपोर्ट एक दी गई, उसको आधार बना के ये बिल आया। ठीक, ये रिकमेंडेशन थी रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय कमेटी की। ठीक है, इतनी चीजें आपको समझ में आ गई। चलिए अब मैं अगले पे आता हूं। अब सबसे बड़ा जो इसका मुद्दा है, सबसे बड़ा मुद्दा वो ये है कि जो लिव इन रिलेशनशिप है उस पे उसको रजिस्टर कराना बहुत जरूरी हो गया। केवल लिव इन रिलेशनशिप की बात नहीं है, यहाँ पे शादी की भी बात की गई है, इवन दो तलाक की भी बात की गई है। अगर तलाक हुआ है तो उसको रजिस्टर कराना जरूरी है, जो शादी हुई है उसको रजिस्टर कराना जरूरी है, लिव इन रिलेशनशिप को भी रजिस्टर कराना जरूरी है। अगर रजिस्टर नहीं कराते हैं तो कई मामलों में आपको 6 महीने तक का कारावास दिया जा सकता है, राइट। तो अब लिव इन रिलेशनशिप का जो सीन जो आया है यहाँ पे, मतलब शादी के पूर्व जो
जो कपल्स होते हैं वो जो एक साथ रहते हैं बिना किसी शादी के, उसको अब आप रजिस्ट्रार के यहाँ पे आपको क्या कराना पड़ेगा, रजिस्टर कराना पड़ेगा। तो लोग कह रहे हैं कि जो पर्सनल जो आपकी जो स्वायत्तता है ये इस पे कुठाराघात है। जैसे इसमें क्या है और सारी चीजें क्या है, समान संपत्ति का अधिकार। जैसे कि मान लो पहले अगर पिताजी अगर नहीं रहे, उनके नाम पे कुछ जमीन है, प्रॉपर्टी है, तो अब बेटा बेटी में दोनों में बराबर बटेगी है, और उसके साथ उसकी जो पत्नी है उसमें भी बराबर बटेगी। अब इससे फर्क नहीं पड़ता वह किस धर्म का है, पहले ये चीजें पर्सनल लॉ से डिसाइड होती थी। ठीक है, मौत के बाद संपत्ति, जैसे मान लीजिए अगर मर गए, मरने के बाद पति पत्नी बच्चों में समान रूप से वितरण होगा या रेसिप्रोकल होगा। राइट, पहले रेसिप्रोकल, जैसे बच्चे की अगर कोई डेथ हुई तो संपत्ति उसकी मां को मिलती थी, ना कि पिता को। ठीक, ये भी चीजें हो गई। सामान्य कारण पर ही तलाक, तलाक के कारण जब एक जैसे होंगे दोनों में तो ये क्या होगा, इसमें तभी तलाक मिलेगा, नहीं तो नहीं। सबसे अच्छा पॉइंट ये है, लिव इन रिलेशनशिप रजिस्ट्रेशन जरूरी है। जिसने विवाद खड़ा किया 6 महीने के इसमें जो है कारावास जो है प्रावधान है, सजा का प्रावधान है, और सेल्फ डिक्लेरेशन आपको देना पड़ेगा नहीं। और इसमें जो छूट है, कई मामलों में छूट जो है अनुसूचित जनजाति यानी एसटी वर्ग को दी गई है। देखिए, एसटी वर्ग एक अलग कल्चर से आता है, जैसे उनमें जौनसारी या भोटा सॉरी पोक्सा है, भोटिया है, ये सारे जितने थारू हैं, इनमें कई जनजातियां ऐसी हैं जिसमें मल्टीपल शादी करने का प्रावधान है। कई बार है कि शादी को शादी नाम नहीं होता, दूसरे तरीके से रहने लगते हैं, समझे। कई बार एक परिवार में केवल एक ही शादी होती है, सब सारे लोग साथ में रहते हैं, तो इनके रिलेशन थोड़े अलग तरीके के हैं, तो इनको थोड़ा सा रिलैक्स इसमें किया गया। संतान की जिम्मेदारी, मान लीजिए लिव इन रिलेशनशिप में अगर किसी बच्चे का जन्म होता है तो उसको नाम देना बहुत आवश्यक हो गया है। कुछ चीजें ठीक भी हैं, कुछ चीजें अलग भी हैं। राइट, अब इसमें ड्राफ्ट की बात बहुत सारी की गई है, यहां से लेके यहां तक। यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है, ये यहां से यहां तक लिखा, इसको मैंने इससे भी ज्यादा मैंने अच्छे तरीके से आपको बता दिया। पर्सनल लॉ में, जैसे मुस्लिम पर्सनल लॉ में 4 शादी कर सकते हैं, लेकिन हिंदू मैरिज एक्ट में पहली पत्नी होते हुए दूसरी शादी अपराध है, इसलिए ये कानून दोनों धर्मों को समान कर देगा। ठीक, लॉ कमीशन की यहाँ देखिए बात की गई है, इसको भी मैंने बता दिया, सुप्रीम कोर्ट की राय भी बता दी। शाहबानो केस वही है जिसमें गुजारा भत्ता शाहबानो सुप्रीम कोर्ट तक लड़के आती हैं गुजारा भत्ता देने की बात, जिसको कानून के माध्यम से तत्कालीन कांग्रेस सरकार में प्रधानमंत्री जो राजीव गांधी हैं उसको पलट देते हैं। ठीक, और ये वही दौर था जहां मंदिर आंदोलन भी एक तरफ चल रहा था और दूसरी तरफ शाहबानो केस भी चल रहा था। ठीक है, चलिए, तो ये सारी बातें हो गई हैं। ठीक है, यूसीसी भी खत्म हो गया। अब अगला पॉइंट है, बिहार में 9वीं बार नीतीश जी हैं वो मुख्यमंत्री बने। कोई बहुत इंपॉर्टेंट है नहीं, हो सकता है कि जब तक आप पेपर दें एक बार और यही खेल और हो जाए, एक बार और बनना पड़े उनको, तो 10 बार हो जाएगा। तो इसको तो पढ़ने की आवश्यकता है नहीं, खैर पढ़ लेना। भाजपा के 2 मंत्री हैं, सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा को उप मुख्यमंत्री बनाया गया है। बहुत सारी इसमें चीजें, इन सब चीजों को पढ़ लेना, कोई ऐसी बहुत खास चीज नहीं है। चंपई सोरेन के बारे में है, क्योंकि हेमंत सोरेन साहब को तो जेल में डाल दिया गया, और इसलिए चंपई सोरेन साहब झारखंड के कौन से मुख्यमंत्री बने, 12वें मुख्यमंत्री बने। ठीक, अब आप ऑर्डर में लगाइए, जब देश में जब 3 नए राज्य बनाए गए, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड, इसमें आपको ऑर्डर में लगाना है कि कौन सा राज्य पहले बना, कौन सा दूसरे नंबर पे, कौन सा तीसरे नंबर पे। ठीक है, डेट के साथ में लगाइए। चलिए, ये आप कमेंट करके मुझे बताना। ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो आपको लगता है कि हैं हो जाएंगे, लेकिन आप भूल जाएंगे। छत्तीसगढ़ पहले बना या उत्तराखंड बना या झारखंड बना। ठीक है, ओके। देश की सबसे लंबी जो सुरंग की उद्घाटन किया नरेंद्र मोदी ने, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसको याद रखना। इसका नाम है USBRL। यूएसबी होती है ना, यूएसबी पोर्ट होता है, उसमें रेलवे लिंक और जोड़ लेना, यानी उधमपुर, श्रीनगर और बारामूला रेल लिंक। मैंने बता दिया है, यूएसबी पोर्ट में आप RL एक रिले और जोड़ दें। जो टेक्निकल बैकग्राउंड से हैं वो समझ गए होंगे, बाकी बहुत कुछ ऐसा नहीं है, मैं बताने रटने की तरीका बता रहा हूँ। ठीक, इसको नाम दिया गया T50 सुरंग के भी नाम से जाना जाता है। अब है क्या कि जो ये T50 सुरंग है, यानी USBRL है, उधमपुर, श्रीनगर, बारामूला रेल लिंक जो है, वो जो इसकी टोटल लेंथ है, इस लेंथ को बहुत अच्छे से याद रखना, 12.77 km किलोमीटर। यह बनिहाल जो दर्रा होता है ना, बनिहाल दर्रा आपने बहुत पढ़ा होगा, बनिहाल, खारी
सुंबुर संगलदान रेल खंड में पड़ती है, जिसकी इस रेल खंड की जो लंबाई है वो 48.1 किलोमीटर है। ठीक, अब बात आती है भारत में नए वेटलैंड की। वेटलैंड कौन है? वेटलैंड यानी आर्द्र भूमि। अब ये तो हिंदी हो गई, समझे। इस पॉइंट में मैं आपको थोड़ी सी ऐसी चीज बताता हूं जिसमें आपको थोड़ी सी चीज समझ में आए। वेटलैंड होता क्या है? आर्द्र भूमि, यानी जो नम भूमि है, जहां पे जनजीवन जो है वो आर्द्र आर्द्र है, वहां पे उनका अपना एक अलग इकोसिस्टम है। तो अब है क्या, भारत में नए 5 वेटलैंड रामसर स्थल को घोषित हुए। अब जब रामसर स्थल की बात आती है तो आपको फिर वही दिन याद आ जाता है। कौन सा? 2 फरवरी 1971। और देश याद आता है ईरान। जब दुनिया भर के कंट्रीज ईरान के रामसर शहर में मिले 1971 2 फरवरी को, और ये तय हुआ जितनी भी दुनिया भर में वेटलैंड्स हैं, जितनी आर्द्र भूमियां हैं, इनको संरक्षण देने की जरूरत है। इससे क्या होगा? प्राणी समुदाय, जीव जंतुओं का भी संरक्षण होगा, और इसका इफेक्ट जो अल्टीमेटली है मानव के ऊपर भी सीधा पड़ता है। ठीक, तो मानव का भी इसमें संरक्षण का मतलब है मानव के भी जीवन का जो चक्र है उसमें भी, मतलब उसमें भी उसको फायदा मिलेगा। ठीक है, तो है क्या, 31 जनवरी की घटना, 31 जनवरी 2004, केंद्रीय मंत्री हैं भूपेंद्र यादव, इन्होंने ही बाघ गणना रिपोर्ट जारी की गई थी। ठीक है, याद रखना। तो 31 जनवरी को रामसर कन्वेंशन में अंतरराष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमियों की सूची में 5 भारतीय आर्द्र सूचियों को जोड़ा गया। अब इसमें जो 5 में 3 ऐसी हैं जो कर्नाटका में हैं, जबकि 2 ऐसी हैं जो तमिलनाडु में हैं। यानी 5 की 5 कहां से हैं? दक्षिण भारत से हैं। तो टोटल संख्या इस समय कितनी हो गई है? 80। ठीक, जनवरी 2024 में टोटल संख्या है 80। एग्जाम के पहले आप ये संख्या जरूर देखेंगे। ठीक है, जैसे एग्जाम के पहले मैं हमेशा बोलता हूं, आप देखिए नवरत्न कंपनियां कितनी हैं, मिनी रत्न कंपनियां कितनी हैं, महारत्न कंपनियां कितनी हैं, ये सब चीजें देखने वाली होती हैं। ठीक, तो ये कौन कौन से हैं, ये इनके नाम दिए गए हैं। अब इनके नाम आगे शायद और लिखे हैं, हाँ ये सूची बनी है। ठीक है, जैसे मगधीकेरे संरक्षण रिजर्व है, कर्नाटका में है। ठीक, अंक समुद्र पक्षी संरक्षण रिजर्व है, कहाँ है? कर्नाटका में है। अगना श्री मुहाना कहाँ है? कर्नाटका में है। कराईवट्टी पक्षी अभ्यारण्य कर्नाटक में है। लांगवुड शोला रिजर्व कहाँ है? कर्नाटका में। ठीक, सॉरी तमिलनाडु में, ये दोनों तमिलनाडु में, मैं फ्लो में बोलता चला गया। ठीक है, चलिए अब इनके सारे सब बात छोटी छोटी चीजें लिखी हैं, इन सब पढ़ने की जरूरत है नहीं, आपका मन हो तो पढ़ सकते हैं। ठीक है, फिर आता है फ्रांस के राष्ट्रपति की भारत यात्रा। भारत यात्रा में कुछ बात बहुत खास नहीं है। 75वें गणतंत्र दिवस जो था हम लोगों का, या रिपब्लिक डे जो था, उसमें इमैनुअल मैक्रोन फ्रांस के राष्ट्रपति भाई साहब इंडिया आए और बहुत सारे बातों पे चर्चा हुई। और इसमें कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, मोटी मोटी चीजें ये हैं, जैसे 26 राफेल एम और 3 स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बियों की लागत पर दोनों में बातचीत हुई। स्कॉर्पियन श्रेणी की जो पनडुब्बियां हैं उनकी हम लोगों ने कई बार बातें की हैं, समझे। ठीक, कौन बना रहा है, किस देश के साथ कितनी बननी है, कहाँ कहाँ पे बन रही हैं। ठीक, कलवरी, करंज, खंदेरी, समझे, इन सब की बातें हम लोग पहले भी कर चुके हैं, बहुत सारी। ठीक, चलिए अब न्यू इंडिया स्पेस लिमिटेड है। ठीक है, और एरियन स्पेस जो है उसके बीच में प्रक्षेपण का समझौता हुआ। ठीक, ऐसे बहुत सारी बातें हैं, इन सब चीजों को आराम से पढ़ सकते हैं। चलिए, ये आ गया मराठाओं को 12 नए यूनेस्को विश्व धरोहर सूची के लिए नामांकित किया गया। चलिए आज का, हाँ थोड़ा सा लंबा हो रहा है, आज मैं यहीं पे इसको खत्म करता हूँ। फिर दोबारा से मुलाकात होगी, दोबारा से अगले सेक्टर में बातचीत करूंगा। और इसके साथ में मैं क्या आर्थिक जो घटना चक्र है, जो इकोनॉमी वाला पोर्शन है करंट का, मैं थोड़ा सा उसको स्टार्ट करूं। अलग का पोर्शन है, जैसे उसमें बहुत सारे सेक्टर है, मतलब इस बुक से रिलेटेड नहीं, अलग, जो जैसे घटना चक्र की एक अर्थ की आती है और उससे इतर जो भी चीजें पूछी जाती हैं अलग से, उसका मैं थोड़ी सी छोटी सी एक सीरीज सोच रहा हूँ, मैं उसको स्टार्ट करता हूँ, क्योंकि 10 या हो सकता है 12 या 13 हो जाए, इतने वीडियोस में वो खत्म हो जाएगा। तो इससे पहले जब भी आपका प्रीलिम्स आएगा या और भी कोई एग्जाम आएगा तो उसमें कम से कम ये सारी चीजें आपकी कवर अप होंगी। और आपको पता है जैसे इकोनॉमिक वाला जो पोर्शन है प्रीलिम्स में, उसमें 80% तो ऐसे ही होता है, 80 से 90%, कि आपका जो भी पोर्शन पूछा जाता है उसमें जो होता है करंट ही होता है, राइट। चलिए आज का मैं वीडियो यहीं पे ख़त्म करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट करके थोड़ा सा बता देना कि कैसा चल रहा है। ठीक है, बाकी बातचीत हम लोग कमेंट के थ्रू भी कर सकते हैं, या व्हाट्सएप या टेलीग्राम के जो ग्रुप के लिंक जो दिए गए हैं
उनमें आप अपनी चीज़ें सेंड कर सकते हैं, बता सकते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच।